जिसमें आप सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सके। लेकिन चीजें जितनी सीधी दिखती हैं उतनी है नहीं। कहानी की शुरुआत में हम एंड्रू को देखते हैं, जिसकी जिंदगी अभी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। एंड्रू की माँ को कैंसर है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी माँ का ठीक तरीके से इलाज करवा सके, जिस वजह से वो हर दिन अपनी माँ को धीरे धीरे मरते हुए देखता है। एंड्रू के फादर एक फायर फाइटर हैं और टाइम के साथ साथ उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो अपनी जिंदगी का सारा गुस्सा एंड्रू को पीट कर उतारा करता था। एंड्रू सोचता है कि ये तो मेरे साथ होता ही रहेगा, इसलिए उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए एक कैमरा खरीद लिया और उसने अपनी आसपास की लाइफ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जब अपने कैमरे के साथ स्कूल में जाता तो वहाँ भी बच्चे उसे परेशान करते और उसे पीट कर उसी कैमरे से उसकी पिटाई को रिकॉर्ड करते। स्कूल की कुछ लड़कियां उसे कैमरा बंद करने को कहती हैं क्योंकि वो उन्हें काफी अजीब लग रहा था। एंड्रू का एक कजन था जिसका नाम मैट होता है और एक यही है जिसके साथ एंड्रू अपना ज्यादातर समय अच्छे से बिताता है। फिर मैट उसे कहता है कि आज रात हमारे स्कूल में एक एनुअल पार्टी है और तुम्हें भी उसमें चलना पड़ेगा। अब एंड्रू लोगों से इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पता नहीं क्यों पर उसे अपने कैमरे के साथ बहुत ही लगाव हो गया था। फिर उस रात वो पार्टी में जाते हैं। एंड्रू को लगा कि आज रात वो सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, लेकिन तभी वहाँ खड़े आदमी को लगता है कि एंड्रू उसकी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो एंड्रू को धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। एंड्रू बाहर जाकर रोने लगता है कि तभी स्टीव नाम का एक लड़का उसके पास आता है। उसके पास आते ही एंड्रू रोना बंद कर देता है क्योंकि बाहर से वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया करता था। तभी स्टीव उसे कहता है कि जल्दी चलो, हमें एक बहुत ही कमाल की चीज मिली है और हम तुम्हारे कैमरे से उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते होते हुए एक खाली मैदान में आते हैं। स्टीव के सारे दोस्त वहाँ से जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम मैट को देखते हैं जो कि वहाँ पर उनका इंतजार कर रहा था। उस जगह पर एक अजीब सा होल था जो काफी गहरा था, लेकिन जहाँ तक उन्हें पता था कि इससे पहले यहाँ पर कोई होल नहीं था, इसलिए अब उन्हें किसी भी हालत में ये जानना था कि वहाँ पर है तो है क्या। अब बाहर से वो छोटा सा दिखने वाला होल अंदर से एक बहुत ही बड़ी गुफा था। फिर अंदर जाने पर उन्हें वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं। अभी क्रिस्टल थे क्या, उन्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तभी वो लोग उसे छूने लगते हैं और क्रिस्टल को छूते ही वो लाल रंग में चमकने लगता है। इसके बाद उन तीनों की नाक से खून निकलने लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तीनों मर गए थे। फिर कुछ हफ्तों बाद हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं और वो तीनों अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये काफी अजीब लग रहा था, पर ये पावर्स उन्हें उन्हीं क्रिस्टल से मिली थी। इन पावर्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में टेलीकिनेसिस कहते हैं, जिसमें किसी का भी दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि बस उसके सोचने से वो बिना किसी चीज को छुए उसे हिला डुला सकता है। अब वो पावर्स उन तीनों को मिली थी, लेकिन उनमें से एंड्रू बहुत ही जल्दी उनका इस्तेमाल करना सीख गया था और शायद इसीलिए अब उसे उसका कैमरा पकड़ने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो तीनों एक बार फिर से उसी जगह पर जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई होल नहीं था क्योंकि आसपास की मिट्टी फिसलने की वजह से वो गुफा बंद हो चुकी थी। इसके बाद वो तीनों सोचते हैं कि आखिर इन पावर्स का किया क्या जाए। अब वो तीनों थे तो बच्चे ही, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही सोच सकते थे। वो वहाँ से सीधा अपने स्कूल जाते हैं और अपने स्कूल की लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ की वेट्रेस को परेशान करते हैं, लेकिन फिर इतना ही नहीं, वो तीनों एक मॉल में जाकर वहाँ की चीजों को इधर उधर फेंकने लगते हैं और एक छोटी बच्ची को डराने लगते हैं। अब वो तीनों वो सभी चीजें कर पा रहे थे जिनके बारे में वो कभी सिर्फ सोचा ही करते थे। लेकिन अब यहाँ हद तो तब पार हो जाती है जब सड़क पर ड्राइव करते वक्त एंड्रू उनके पीछे हॉर्न मारने वाली कार को सड़क से नीचे फेंक देता है और वो बेचारा अपनी कार के साथ एक तालाब में गिर जाता है। लेकिन मौका रहते स्टीव उस आदमी की जान बचा लेता है। फिर मैट एंड्रू से कहता है कि हम दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं और इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। रूल नंबर 1, हम किसी भी जिंदा चीज पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रूल नंबर 2, जब भी हमें गुस्सा आएगा तो हम अपने आप को संभाल लेंगे क्योंकि आज उसी की वजह से एक आदमी मरते मरते बचा है। अब एंड्रू ने ये जानबूझकर नहीं किया था, वो तो बस उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मान लेता है। इसके बाद वो एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं और कमाल की बात ये थी कि अब स्टीव ने उड़ना भी सीख लिया था। वो ये एंड्रू और मैट को भी सिखाता है। शुरुआत में तो उन्हें परेशानी होती है, लेकिन आखिर में वो भी बैलेंस करके उड़ना सीख जाते हैं। अब बादलों तक उड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर एक दिन जब वो आसमान में बास्केटबॉल खेल रहे थे, तभी अचानक एक प्लेन स्टीव से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो सीधा नीचे गिरने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से उसके नीचे गिरने से पहले एंड्रू उसे पकड़ लेता है। अब स्टीव खुद को जिंदा देखकर बहुत खुश था और वो पहली बार किसी उड़ते हुए प्लेन के सामने आया था। अब इस तरह का एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही मजेदार था, जिसके बाद अब कहीं भी उड़ के जाना उनके लिए बहुत ही आम बात हो गई थी। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल से घर तक भी उड़कर ही आते थे।
फिर स्टीव एंड्रू से कहता है कि तुम कोई टैलेंट शो में हिस्सा क्यों नहीं ले लेते, और जो हमारे पास ये टेलीकिनेसिस की पावर है हम उन्हें किसी जादू की तरह दिखाएंगे। फिर अगले दिन वो टैलेंट शो में हिस्सा लेते हैं। स्टीव के स्टेज पर आते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं क्योंकि वो स्कूल में काफी फेमस था। लेकिन फिर जैसे ही एंड्रू की बारी आती है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उनकी हंसी भी तब तक थी जब तक वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता। एंड्रू ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि वहाँ पर बैठी ऑडियंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सभी को लगा कि एंड्रू अचानक से इतना स्मार्ट कैसे हो गया। इसके बाद एंड्रू रातों रात अपने स्कूल में काफी फेमस हो जाता है। सभी उससे बातें करना चाहते थे और उसका दोस्त बनना चाहते थे, पर किसी को भी ये पता नहीं था कि ये एंड्रू नहीं बल्कि उसकी पावर्स कर रही थी। यहाँ तक कि एक लड़की एंड्रू के साथ प्यार करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन एंड्रू ने इतनी पी रखी थी कि वो उस लड़की के ऊपर उल्टी कर देता है। स्टीव उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, लेकिन एंड्रू स्टीव के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। अब पावर्स मिलने के बाद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो एक मकड़ी को पकड़कर उसके हाथ पैर अलग करके उसे मार देता है और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसे मारकर उसे कोई भी दुख नहीं हुआ। दूसरी तरफ बिना दवाइयों के एंड्रू की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एंड्रू के डैड को जब उसके कैमरे के बारे में पता चलता है तो वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अब इसके लिए उसके डैड उसे पीटने लगते हैं, लेकिन इस बार एंड्रू उन्हें ही उठाकर फेंक देता है। दूसरी ओर मैट और स्टीव की नाक से खून आने लगता है क्योंकि एंड्रू अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा था। स्टीव उससे मिलने आता है, लेकिन एंड्रू उसे कहता है कि वो उससे दूर रहे। लेकिन जब स्टीव उसे फोर्स करता है तो एंड्रू उसके ऊपर बिजली गिरा देता है, जिसकी वजह से स्टीव की तुरंत मौत हो जाती है। अब स्टीव की डेड बॉडी उन्हें मैदान के बीच आधी जली हुई मिली थी, लेकिन मैट को एंड्रू पर शक था क्योंकि उस रात उनके शहर पर कहीं भी बिजली नहीं गिरी थी। अब एंड्रू ग्रेवयार्ड में भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मैट उसे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, पर यहाँ पर एंड्रू उसकी नहीं सुनता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे फिर भी स्टीव की मौत पर बुरा लग रहा था, इसलिए वो सबके जाने के बाद स्टीव की कब्र पर आकर उससे माफी मांगता है। इसके बाद वो अपने स्कूल में जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का उसे फिर से परेशान करता है। लेकिन फिर एंड्रू उससे बदला लेने के लिए उसके दांतों को उसके जबड़ों से उखाड़ देता है और उसकी रिकॉर्डिंग करके उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर देता है। अब एंड्रू खुद को इस पूरे प्लेनेट का सबसे पावरफुल इंसान समझने लगा था। इसके बाद मैट एंड्रू के पास आता है क्योंकि उसने एक बार फिर से किसी को नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने मिलकर जो रूल्स बनाए थे एंड्रू उनमें से किसी का भी पालन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एंड्रू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा था और उसे लग रहा था कि मैट उसे समझाकर उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके बाद जब एंड्रू दवाइयाँ लेने जाता है तो मेडिकल स्टोर वाला उसे कहता है कि तुम्हारे डैड ने पिछली बार के भी पैसे नहीं दिए और ऐसे में हम तुम्हें और उधार नहीं दे सकते। अब एंड्रू के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय चोरी करने का, इसलिए वो अपने डैड का फायर फाइटर सूट पहनकर कुछ लोगों को लूटने जाता है। लेकिन चेहरा ढकने के बावजूद भी वो लोग एंड्रू को पहचान लेते हैं और इसीलिए एंड्रू उन्हें बुरी तरह मारता है और उनके पैसे लूट लेता है। पर सिर्फ इतने से पैसे काफी नहीं थे, इसलिए वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर भी लूटपाट करने लगता है। दुकान का मालिक उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन तभी एंड्रू उस बुलेट को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और एंड्रू की बॉडी में आग लग जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब उसके डैड उससे मिलने आते हैं तो वो उसे कहते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन यहाँ पर भी वो इन सब का जिम्मेदार एंड्रू को ही ठहराता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब सुन रहे हो, इसलिए इन सब के लिए मुझसे अभी माफी मांगो। उसके डैड उसका गला दबाने ही वाले थे, लेकिन तभी एंड्रू को होश आता है और उस कमरे में एक बार फिर एक बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ मैट की नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है क्योंकि एंड्रू अपनी पावर्स को यूज कर रहा था। फिर मैट एंड्रू को रोकने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। एंड्रू अपने डैड को नीचे फेंक देता है, पर मैट उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन ये एंड्रू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर फेंक देता है और उसे कार समेत उठाकर एक टावर के ऊपर ले जाता है। उस कार में मैट की गर्लफ्रेंड भी थी, जो कार के साथ ही नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी मैट उसे सही सलामत वहां से बाहर निकाल लेता है। फिर वो एंड्रू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रू उससे बहुत नाराज था क्योंकि उसने उसके फादर को बचा लिया। इसलिए वो मैट को एक बस के नीचे कुचल देता है। मैट बुरी तरह से घायल हो गया था, पर फिर भी वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब एंड्रू ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, इसलिए वो लगातार अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और फिर आखिर में उसे रोकने के लिए मैट उसके पीछे लगे स्टैचू के हाथ से भाला निकालकर उसे एंड्रू के शरीर के आर पार कर देता है और यहाँ पर एंड्रू की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर पुलिस मैट को अरेस्ट करने आती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। अब इसके कई हफ्तों बाद हम मैट को तिब्बत की पहाड़ियों में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ एंड्रू का कैमरा लेकर आया था। वो रिकॉर्ड
रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके एंड्रू से माफी मांगता है क्योंकि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। फिर मैट उस कैमरे को वहीं छोड़कर वहां से आगे चला जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।